कैसे लोग सरवाइव कर रहे होंगे। कभी उनकी आस उन ओपनर कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, डेलोजेस के उन कर्मचारी, पीआरडी के उन जवानों की पीड़ा को कभी किसी ने महसूस किया? कांग्रेसियों में जो है 70 साल भी नहीं आ पाया, वो भाजपा में 11 साल में आ गया। कि उस रोड बनाने पे ध्यान थोड़ी था भाजपा का। उनका तो जो है टिहरी में जो है जिला पंचायत के सदस्यों को खरीद फरोख्त पे था। नैनीताल में जिला पंचायत के सदस्यों को बंदूक के नाम पर नौजवान आज आपसे आत्महत्या की है, और उसमें भी भाजपा का नेता का। तीरथ सिंह रावत का लोकसभा चुनाव हुआ, कोटद्वार में 1 रुपया दिया भाजपा ने, सारा मैंने खर्च किया, तो मेरे बाप का नोट छापिंग मशीन लाया था। 5 साल में भाजपा सरकार में मंत्री रहा हूं ना, और जिस दिन आचार संहिता लगी तब तक मंत्री रहा हूं ना। अगर मैं भ्रष्ट था तो आपने मुझे निकाला को जानता हूं, मैं भाजपा को जानता हूं। मैं पौड़ी का जिला अध्यक्ष रहा हूं भाजपा का, युवा मोर्चा का। नमस्कार, मैं पहाड़ी शहजाद अली और आप देख रहे हैं लोक साक्षी। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ में है वो परिचय के मोहताज नहीं है, और पिछले कुछ दिनों से जो खरक सिंह रावत ने एक राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। एक प्रेस वार्ता आपने की थी कांग्रेस भवन में, जिसमें आपने आरोप लगाए थे कि गैरसैंण में जो 4th क्लास कर्मचारी हैं उनके रहने की सुविधा नहीं होती है। हालांकि ऐसे वीडियो इसी सत्र में सामने आने शुरू हो गए। दूसरा एक वीडियो आपका कल जारी हुआ जिसमें आप बोल रहे हैं कि 30 करोड़ रुपए की एफडी भारतीय जनता पार्टी के, जिस वक्त आप कैबिनेट मंत्री थे, वन मंत्री थे, उस वक्त आपके वहां पर बनी है, जिसमें आपका भी योगदान रहा। उसको लेकर के एक प्रेस वार्ता, उसको लेकर तो नहीं की गई थी गैरसैंण को लेकर के, सत्र को लेकर, लेकिन पूरा फोकस उसी बात को लेकर के रहा आज प्रेस वार्ता में कि आपने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों में कितनी सत्यता है। तो कई जो सुरेश जोशी जी है उनका ये कहना है कि जो आरोप लगाए हैं उस पर खरक सिंह रावत रिपोर्ट करे या कोई शिकायती पत्र दे। देखिए, राजनीति में अगर हमने कोई गेंद जो है भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता पे, कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता पर, उसके भ्रष्टाचार पर अगर कोई सवाल उठाए हैं, ये जवाब उनको देना है। मैंने तो खुद कहा है कि जांच करा लो, ईडी से करा लो, सीबीआई से करा लो, किसी मान्य हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई की देखरेख में जांच हो जाए। मैं उसमें अगर मैं गलत निकला तो मुझे, मेरे खिलाफ मुकदमा होगा, और जो भाजपा के लोग गलत निकलेंगे तो भाजपा के लोगों के खिलाफ मुकदमा होगा। तो क्यों डर रहे हैं? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है, नैतिकता होती है। जब हमने एक सवाल किया और मैंने बिल्कुल तथ्यों के आधार पर किया, तो भाजपा उससे बचने की कोशिश क्यों कर रही? अगर उन पे 30 करोड़ नहीं, उन पे 100 करोड़ है, उन पे 15 करोड़ है, 200 करोड़ है, तो ये तो भाजपा को दिखाना पड़ेगा ना कि उन पे ये पैसा कहां से आया। आज ये पैसा किसने दान किया है? क्योंकि मैं भाजपा को जानता हूं, मैं पौड़ी का जिला अध्यक्ष रहा हूं भाजपा का, युवा मोर्चा का नहीं, मेन पार्टी का। और जो उत्तरांचल संघर्ष समिति थी 8 लोगों की, स्वर्गीय शोभन जिन्ना के अध्यक्ष, उसमें मैं भी मेंबर था। तो मैं तो भाजपा को एक एक व्यक्ति को जानता हूं। अब कुछ तो नए लोग आए हैं भाजपा में, मैं तो पूरी उत्तराखंड की भाजपा को जानता हूं, मैं तो पूरे देश की भाजपा को जानता हूं, ये कितने गहरे पानी में। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप पाक साफ हो, आपने कहीं भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई खनन माफियों से पैसा नहीं लिया है, तो जांच करा लो, दूध का दूध पानी पानी हो जाए। अब मुझ पे ये कहना कि मैं रिपोर्ट लिखाऊं, मैं तो विपक्ष का नेता हूं, हम तो विपक्ष के कार्यकर्ता हैं। रावत जी, एकाएक खरक सिंह रावत को देखने में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने डरना बंद कर दिया है। तो कई बार हमारे बुजुर्ग बोलते भी हैं किसी को इतना मत डराओ कि वो डरना ही बंद कर दे। क्या कारण है इस वक्त जो है खुल करके आप भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जितने भी बयान आए हैं, कई बार आप अपने बयानों में बोल चुके हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, खुलेगा तो बहुत दूर तक जाएगा। क्या है वो सब कुछ? नहीं, सही में है भाई। अभी 2005 साल में भाजपा सरकार में मंत्री रहा हूं ना, और जिस दिन आचार संहिता लगी तब तक मंत्री रहा हूं ना। अगर मैं भ्रष्ट था तो आपने मुझे निकाला क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं आपके लिए कमाऊ देन था।
लोकसभा तीरथ सिंह रावत का लोकसभा चुनाव हुआ, कोटद्वार में 1 रुपया दिया भाजपा ने, सारा मैंने खर्च किया, तो मेरे बाप का नोट छापिंग मशीन लाया था फौज से। आप सोचो ना, मतलब नैतिकता की बात करने वाली, ईमानदारी की बात करने वाली ये पार्टी, ये बेईमानों का एक जमावड़ा बन गया है। यहां प्रदेश के अंदर आज विधानसभा के अंदर जो नौकरी लगे थे जो लोग, वो बेचारे ठीक है, अरे उनको निकाला तुमने, जिन्होंने गलत तरीके से उनको लगाया, उनको पैसे लेके उनको नौकरी लगाया, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करी? उनको, उन बेचारों की क्या गलती थी? हर बेरोजगार आदमी कोशिश करता है कि मेरी नौकरी लग जाए जी। अपने गहने बेचकर, अपनी माँ के गहने बेचकर उसने अपनी नौकरी लगाई, बस शादी हो गई और आपने नौकरी, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में नौकरी से निकाल दिया आपने, वन विभाग में नौकरी से निकाल दिया आपने। आपको अपने अपनी पार्टी के लिए 30 करोड़ और 80-100 करोड़ की एफडी बनाने के लिए तो पैसा है, कई सौ करोड़ की बात कर रहे हैं। और कई 100 करोड़ की एफडी बनाने के लिए तो पैसा है, लेकिन आपके पास उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। उनकी नौकरी परमानेंट करने, उपनल के कर्मचारियों क्यों नहीं परमानेंट कर रहे हो? आउटसोर्सिंग को क्यों नहीं परमानेंट कर रहे हो? पीआरडी के लोगों क्यों नहीं परमानेंट कर रहे हो? 10-10 साल हो गए उनसे आपने काम आप लेते हुए, उनके लिए नहीं है। वहां तो भाई ऐसा क्या हो रहा है? अंकिता की हत्या होती है तो उसमें भाजपा के नेता, लालकुआं में कोई घटना होती है उसमें भाजपा का नेता, अल्मोड़ा में कोई घटना होती है महिलाओं के साथ, भाजपा का नेता। आज भी एक घटना हुई है, इसमें एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है, वहां भी भाजपा नेता का ही नाम आ रहा है। आज डोयला में एक नौजवान उसने आत्महत्या की है और उसमें भी भाजपा का नेता का। अरे इनको घमंड हो गया, भाजपा वालों को रावण की तरह घमंड हो गया, कंस की तरह इनको घमंड हो गया है कि अब हम तो पूरे जीवन भर मतलब हमें कोई गिरा ही नहीं सकता है। मैं अभी उत्तरकाशी में इतनी बड़ी आपदा आई, अभी उत्तरकाशी, अभी मेरे पास जो सिमट के लोग आए थे जिनके होटल टूटे बेचारों के, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। भीख की तरह दे रहे हो आप तो मुआवजा। अरे वो जितना होटल का नुकसान हुआ है उतना तो दो ना। और उनको धराली में जो होटल टूटे हैं उनको पैसा देने के लिए आप पे पैसा नहीं है, और आप खुद ही कह रहे हो कि हम पे तो कई 100 करोड़ की एफडी, अपनी पार्टी की एफडी बनाने के लिए आप पे एफडी है। रुद्रप्रयाग में आपने जिला कार्यालय इतना भव्य भवन बना दे, कहां से पैसा आ रहा भाई? सर एक सवाल हमेशा उठता है जब भी आपदा आती है, वो जो धराली वाला क्षेत्र है, मैं खुद वहां पर गया हूं और डीएम साहब से भी वार्ता की, एसडीएम साहब से भी वार्ता की, वहां जो क्षेत्र है वहां पर टोटल 128 भवन बताए जा रहे हैं। रहने वाले जो परिवार वहां रहते थे वो तकरीबन 60 परिवार बताए जा रहे हैं। मतलब अगर कोई 60 परिवारों पे आपदा आती है तो सरकार हमारी इतनी निष्क्रिय हो चुकी है कि हमारे को आपदा फंड के लिए पैसा मांगना पड़े, ये कहां तक उचित? भाई वही तो कह रहा हूं ना, पहले ये जब मैं आपदा प्रबंधन मंत्री था, तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, ये योजना 100% केंद्र पोषित थी। अब इन्होंने, भाजपा सरकार ने इसको 90% राज्य केंद्र पोषित, 10% राज्य पोषित कर दिया। तो और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 8 साल से ज्यादा आपको उत्तराखंड में सरकार में हो गया है। 8 साल में आपने आपदा प्रबंधन के नाम पर क्या काम किया? आपने कोई ढांचा जिला स्तर पर जो मैंने बनाया था तिवारी जी के समय में, आज भी उपनल के कर्मचारियों के बलबूते पर जो है जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय चल रहा है। कोई सीनियर आईएएस अफसर, सीनियर पीएसएस अफसर, या तो डीएम पे चार्ज है तो डीएम पे 100 काम है। ये कोई जिम्मेदार अधिकारी, हर जिले में कोई जिम्मेदार अधिकारी जो है आपदा प्रबंधन का इंचार्ज होना चाहिए। हर तहसील में आपदा प्रबंधन का ढांचा होना चाहिए, जिससे कि कहीं कोई घटना होती है, जिससे कि हम देखिए आपदा कब आ जाए, क्या आ जाए, किस रूप में आ जाए, उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है, कम जन हानि कैसे हो सकती है, कम धन हानि कैसे हो, संपत्ति कम हानि कैसे हो सकती है, ये तो हम कर सकते हैं ना। उसके पुनर्वास कितनी जल्दी हो सकता है? उसका पुनर्वास कितना जल्दी हो सकता है? मैं जापान गया था, जब सुनामी आया था जापान में, मैं 1 साल बाद गया था। आप विश्वास करेंगे, मैं सोचा था कि तहस नहस हो गया होगा जापान, तो
मुझे लगा ही नहीं कि इस जापान में इतनी बड़ी सुनामी आई थी और सब कुछ वैसी बिल्डिंग है, सब वैसे एक साल में उन्होंने पूरा का पूरा वो कर दिया, पुनर्निर्माण कर दिया। सर 5 अगस्त को आपदा आती है धराली में, और आज भी रोड कनेक्टिविटी, आज 21 तारीख हो चुकी है, आज भी रोड कनेक्टिविटी हम लागू नहीं कर पाए। इसलिए ना कि उस रोड बनाने पे ध्यान थोड़ी था भाजपा का। उनका तो जो है टिहरी में जो है जिला पंचायत के सदस्यों को खरीद फरोख्त पे था। नैनीताल में जिला पंचायत के सदस्यों को बंदूक के नोक पे उठाना था। पौड़ी जिले में जो है जिला पंचायत सदस्यों को खरीद फरोख्त नहीं थी। रुद्रप्रयाग में जो है पेन बदलना था, तो उनका ध्यान तो पेन बदलने पे, जिला पंचायत के सदस्यों के सीने पे गोली कनपट्टी बंदूक रखने पे था उनका ध्यान। उनका ध्यान इस पे कहां था। तो अब जब हरक सिंह रावत इतने मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के विपरीत काम कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस भी आपके साथ उतना ही कंधे से कंधा मिला करके चल रही है? देखिए, मैंने एक ध्येय बना लिया है कि 27 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की धरती से उखाड़ कर फेंकना है। उसके लिए एक कार्यकर्ता के रूप में, उत्तराखंड के एक नागरिक के रूप में मैं पूरी ताकत लगाने के लिए मैंने मन बना लिया है। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। बस यह है कि जो हंसा धनाई बेलवंती चौहान, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए, भाई राजेश रावत, भाई बेंजवाल, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी कुर्बानी दी है, अपना बलिदान दिया है, जिस उत्तराखंड की उन्होंने कल्पना की थी, उस कल्पना को अगर आज हमने धोखा किया है उत्तराखंड के साथ, क्या फायदा हुआ? मुझको बता दो जी, ये जो आज आपदा उत्तरकाशी में आई, इतना समय हो गया आज तक हमसे, तो फिर उत्तर प्रदेश में रहते हम तो क्या फर्क पड़ता? भाई उत्तराखंड हमने इसलिए बनाया था कि जल्दी जल्दी निर्णय हो, रात कार्य में तेजी आए। लखनऊ से हुकुम आने में टाइम लगता था, तो यही देहरादून से हुकुम जल्दी जल्दी पहुंचेगा जहां आपदा, और जल्द जल्दी अधिकारियों को हुक्म पहुंचेगा सरकार को, और जल्द जल्दी सहायता के काम होंगे। इस 25 वर्ष के उत्तराखंड में हरक सिंह रावत एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के चर्चा में रहे। कई केस आप पर हुए, ऐसे भी आरोप हुए जिससे आपका मानसिक उत्पीड़न भी हुआ। उन सब को लेकर के हरक सिंह रावत में ऊर्जा और आई है, या आप कहीं टूटे हैं उनको लेकर के? आपको लगता है टूटे हैं? मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत एक लड़की का, जैनी का आरोप लगा। मैं सीबीआई की जांच से बचा, क्लीन चिट हुई, कोर्ट से क्लीन चिट हुई, और मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में लैसडाउन में जनता के बीच में कहा, मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, मुझे माननीय न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन मैं आज अपना केस, एक जनप्रतिनिधि का केस, अपनी जनता की अदालत में रख रहा हूं। अगर आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया तो मैं तब समझूंगा कि जो है मैं सचमुच निर्दोष हूं। और मैं जीता नहीं, 2002 में जितने वोट से जीता था उससे 10 गुना ज्यादा वोट से जीत के आया हूं। ये दिलीप रावत जी के पिताजी को मैंने 5,500 वोट से, छोटी सी विधानसभा है, मेरा घर भी नहीं है लेसरो, उनको हराया मैंने। तो जब जब मेरे विरोधी मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि इसलिए करते कि मैं साफ बोलता हूं। भाई एक चीज सुनो, इस प्रदेश के क्या फायदा हुआ? फिर मैं राजनीति में क्यों आया? मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, अब भी नौकरी करता रहता। मैं राजनीति में इसलिए आया हूं ना कि अगर उत्तराखंड के लिए मैं कुछ सोचता हूं तो वो कल एक प्रोफेसर के रूप में नहीं कर सकता था, एक अधिकारी के रूप में नहीं कर सकता था, तो मैं एक नेता के रूप में, एक प्रदेश वो चीजें उत्तराखंड के लिए कर सकता हूं। सर एक सवाल हमारे जहन में अक्सर रहता है, आप दोनों ही राजनीतिक दलों में रहे हैं, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, अपनी स्वतंत्रता से कौन से दल में रह करके आप काम कर पाए? देखिए, मैं पहले तो एक आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कह रहा हूं। कांग्रेस में जो दुर्गुण, घमंड, भ्रष्टाचार 70 साल में नहीं हो पाया, वो भाजपा की 11 साल की केंद्र सरकार में और उत्तराखंड में भी 8 साल में जो है भाजपा के अंदर वो घमंड, अहंकार, वो भ्रष्टाचार,
इतने कम समय में आ गया है। जो दुर्गुण कांग्रेसियों में जो है 70 साल भी नहीं आ पाया, वो भाजपा में 11 साल में आ गया। 11 साल में। और जो भाजपा का अच्छा गुण कांग्रेस 11 साल विपक्ष होने के बाद भी नहीं सीख पाई, अब थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर रही है। माने राहुल गांधी जी अब जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, अभी वोट चोरी को लेकर बिहार की सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका जैसे भाजपा करती है, रोज नारे लगाना मास्टरी है उनकी, हाई मुर्दाबाद करने में। विपक्ष में रह करके मास्टरी है उनकी। हाँ, विपक्ष में रहने की उनकी मास्टरी है, लेकिन सरकार में रह के देखो, मैं भाजपा सरकार में भी मंत्री रहा हूं और मैं कांग्रेस सरकार में मंत्री रहा हूं। कांग्रेस में जिस तरह आप अच्छे निर्णय कर सकते हैं, मैंने उपनल के माध्यम से 25 सालों को रोजगार दिया कांग्रेस सरकार में। मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी, मंडी, टी बोर्ड, बायोटेक, रेशम, सब जगह नौकरियां लगाई। तो जो कांग्रेस सरकार में रह के मैं नौकरी कर मतलब लोगों को रोजगार दे सकता था। बजट भी बढ़ाया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का बजट 20 करोड़ था, मैं उसको 85 करोड़ तक ले गया। अच्छा सर, हम ये देख रहे हैं कि आप उपनल की बात करते हैं, आप पीआरडी जवान की बात करते हैं, आप जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी बात करते हैं। जब आज की स्थिति भी देखें तो उनको जो मिनिमम मानदेय मिलना चाहिए था, जो वो भी मानदेय उनको पूरा नहीं मिलता है, उसके लिए लगातार वो संघर्ष करते हैं। आने वाले समय में हरक सिंह रावत क्या उन सब लोगों के लिए लड़ेंगे? हम इस प्रदेश में, क्योंकि आज भी सचिवालय में देख चले जाओ आप, सारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के माध्यम से हमारा सचिवालय चल रहा है। सारे विभाग आज आउटसोर्सिंग के लोगों के माध्यम से चल रहा है। तो काम हम उनसे लें और उनको सम्मानजनक वेतन भी नहीं दें। इस महंगाई में 12,000 और 18,000 में कोई परिवार पाल सकता है? मुझे बता दो। देहरादून में कमरे का किराया जो है 5-6-7 हजार, एक कमरा भी लेगा तो 6-7 हजार से नीचे तो कमरे का किराया नहीं है। कैसे लोग सर्वाइव कर रहे होंगे? कभी उनकी उपनल कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, डेली वेजेस के उन कर्मचारी, पीआरडी के उन जवानों की पीड़ा को कभी किसी ने महसूस किया कि भाई ये लोग वो हमारे प्रदेश के बेटे बेटियां नहीं है? उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उनको हक कौन दिलाएगा? अरे हमने इसलिए तो राज्य की मांग करी थी कि हमारे बेटियों को, हमारे बेटों को रोजगार मिलेगा, उनको काम मिलेगा। इन्वेस्टर मीट पे इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। हर बार प्रधानमंत्री आ जाते हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री आ जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होता है। और नीतियां इनकी ऐसी है, मैं आज बता दूं, नीतियां इनकी ऐसी है कि कोई उद्योग नहीं लग सकता। तिवारी जी के टाइम पे जो उद्योग लगे थे, उसके बाद नहीं लगे। जब मैं भाजपा सरकार मंत्री था, इन्वेस्टर मीट की थी, अमित शाह जी आए थे, प्रधानमंत्री जी आए थे। आप इन्हीं से पूछ लो कितने करोड़ के एग्रीमेंट इन्होंने दिखाए थे कि हमने इतना 1000 करोड़ के अनुबंध बन गए। उन अनुबंधों में अगर 10% भी अगर उतरा हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 10% उद्योग भी उन उसमें लगाओ। तो अगला कदम हरक सिंह रावत जी का क्या होगा? फिर कोई ऐसा बयान आएगा जिससे कलई खुलती नजर आएगी? क्योंकि जिस बयान को आपने दिया है उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तो तेज हुई हैं। मैं तो रोज खोलूंगा। इनके कफन बांधने का काम उत्तराखंड में भाजपा को कफन बांधने का काम हरक सिंह करेगा। मैं खुद कफन बांध के राजनीति करता हूं और इनका कफन वही बांध सकता है जो खुद कफन बांध के राजनीति करता हो। इसलिए देखिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब आप साफ हो ना, डर, देखिए अगर आज मेरी आवाज में इतनी बुलंदी है, अगर मैं गड़बड़ होता तो डरता ना मैं। वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि एकदम से आपका डर गायब होना। कल एक खबर भी आ रही थी कि सीबीआई से क्लीन चिट मिली। आप नहीं, वो था ही नहीं मेरे खिलाफ कोई मुकदमा। अभी मैं सहसपुर वाली जमीन वाले मामले में भी कह रहा हूं, ईडी देखना, ईडी को ऐसी मौके खानी पड़ेगी। वो तो फर्जी एजेंसी है। आप भी, कोई भी आदमी मैं डॉक्यूमेंट्स देता हूं और वो कह देगा हरक सिंह रावत दोषी है तो मैं छोड़ दूंगा राजनीति।
सामान्य आदमी भी कागज देखने के बाद कहते हाँ रावत जी आपकी गलती है। मैं बीजेपी वालों को कहता हूं, बीजेपी में थोड़ा कुछ जो थोड़ा होशियार टाइप का है बीजेपी में, कोई वकील टाइप का हो जिसको थोड़ा जमीनों का नॉलेज हो, थोड़ा सा होशियार टाइप का मतलब समझे। अरे मतलब जैसे थोड़ा बहुत जमीनों की जानकारी हो जिसको, तो बीजेपी वाले अपने पास भेज दें, मीडिया भी रहे, मैं कागज दिखा दूं, वो साबित कर दे, वो मैं उसमें छोड़ देता हूं। अगर वो कहते हाँ राव जी आपकी ये गलती है, तो ये तो जबरदस्ती ईडी में फंसा है, जबरदस्ती। और इसीलिए जिस दिन से इन्होंने ईडी की चार्जशीट मेरे खिलाफ लगाई, हरक सिंह रावत को उस दिन से और ताकतवर हो गया। रावत जी आपने हमारे साथ में समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। तो थे हमारे साथ में हरक सिंह रावत जी, जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उत्तराखंड राजनीति में एक दिग्गज नेता के नाम से जाने जाते हैं। तो बने रहिए और पूरा साक्षात्कार देख करके अपनी कमेंट राय में जरूर दीजिएगा। बने रहिए लोक साक्षी में।